सुप्रभात दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। आपके सिलेबस का एक ऐसा पार्ट जो जनरली लोगों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। मतलब हर किसी को इसके टर्म्स को याद करना जो है उतना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको बहुत आसान वे में लेके चलूँगा और आराम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे जिससे आपके दिमाग में जो है वो मोटा मोटी समझ बन जाए, ठीक है। इसको स्किप कर दिया जाता है और ये आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखना ताकि है ना दूसरों से आप 2-3 क्वेश्चन आगे बढ़ के इससे जा सकते हो, ठीक। तो हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जो बार बार व्यापम पूछता है और उन क्वेश्चंस को भी मैंने रखा है जो मेरे तरफ से जो ये पूछा जाना चाहिए, ठीक है। एक संतुलित आहार में प्रोटीन की खालिस्तान % आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15% आपको प्रोटीन चाहिए रहता है एक संतुलित आहार में। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बोलता काप्स की ज़रूरत होती है 60% और वहीं पे 25% हमें फैट की ज़रूरत होती है, यानी कि वसा की ज़रूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर होना था आपका सेकंड है। अगला है प्रोटीन के स्रोत कौन सा है। तो मूंगफली है, सोयाबीन है, अंडे है, ये सभी प्रोटीन के स्रोत होते हैं, है ना। दाल भी होती हैं। लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो सोयाबीन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सभी इसके स्रोत हैं। आपको पूछिए अगर सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होती है तो प्रोटीन है, ठीक, नहीं भूलना। एक वयस्क व्यक्ति में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता खालिस्तान ग्राम होती है। तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, ठीक है। तो 70 से 100 ग्राम, इसको आपको ध्यान रखना। 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एक दिन में एक वयस्क व्यक्ति को होती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग हमारा शरीर किस रूप में करता है। तो आप कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में लेते हो, ग्लूकोज के रूप में लेते हो, आपने बहुत बार सुना होगा। आप वसा को वसी अम्ल के रूप में लेते हो, मतलब शरीर जो है वसी अम्ल के रूप में उपयोग करता है उसका। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपका अमीनो अम्ल वाला। प्रोटीन का उपयोग हमारा बॉडी जो है एमिनो एसिड के रूप में करता है, क्या अमीनो अम्ल के रूप में करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के जो इसका आंसर था फर्स्ट ऑप्शन था ग्लूकोज। फिर कह रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट है जिसका उपयोग हमारा शरीर ग्लूकोज के रूप में करता है। आपको पता है ना, ग्लूकोज खाओ एनर्जी आएगी, एनर्जी आता है। और हम लोग का जो बॉडी है ये अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का उपयोग करता है, ठीक है। और वसा का उपयोग जो है वसी अम्ल के रूप में करता है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। इसके लिए एक ट्रिक मैं बताऊंगा कीड़ा का, ऐसे याद रख लो, कीड़ा या फिर कीड़ा जो भी बोल लो, ये कीड़ा है ना, कीड़ा पढ़ लेना इसको। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी के सभी वसा में, ठीक है, घुलनशील है, आपको याद रखना है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको है ना ट्रिक्स आपको याद रखना है। अगला है आपके पास सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन ई है, विटामिन डी है, ए है, आपको पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, विटामिन डी है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और यही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत है ना, मैं ट्रिक बताऊँगा आपको। थायमिन का, ठीक है, ये B1 का है या फिर बी का आप सीधा बोल लो, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। सी का आप बोल लो, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है। वहीं पे आप एक कैल्सीफेरॉल है, इसको है ना लिख लेना अच्छे से, कैलीफेरॉल नहीं है वो, कैल्सीफेरॉल है, उसको है ना लिख लेना। ये विटामिन डी के लिए। इसको कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ का रा ले लो, यहाँ का था ले लो, यहाँ का ए ले लो और यहाँ का का ले लो। तो क्या ये एक रथ नहीं लग रहा है, एक रथ। तो आप सीधा लिखेंगे एक रथ, इसी को बस उल्टा लिखना है। उल्टा कैसे लिखना है, पहले था लिखना है, ठीक है, एक रथ, इसी को बस उल्टा लिखना है। तो उल्टा कैसे लिखना है, ठीक है, एक को पहले उल्टा कर लेना है, तो पहले का आएगा फिर ए आएगा, उसके बाद रथ को उल्टा कर लेना, पहले था आएगा फिर आर आएगा। ये देख रहे हो यहाँ पे, इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद ABCD में जमा लेना उसको। तो इस प्रकार से आपको यादें हो सकती हैं, है ना, चीज़ें आसान आपके लिए इस प्रकार से होंगी, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, आपके पास अगला है रतौंधी रोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने बार पूछा गया है, बेरी रोग और रतौंधी रोग। तो रतौंधी जो रोग है इसका, है ना, आपको बोले तो विटामिन ए की कमी से होता है। और एक बेरी रोग है, ठीक है, वो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक। यदि वहाँ पे विटामिन B1 ना दे, सिर्फ B दे, वो भी सही हो जाएगा। अगर B1, B2, B3 ऐसे देता है तब B1 आपको करना है। यदि वहाँ पे A, B, C देता है तो B मार के आना है, ठीक है, बेरी में। और रतौंधी में क्या करना है आपको, ए। विटामिन सी स्कर्वी रोग से जुड़ता है, ठीक है। तो इसको कर्वी कर लेना, इस कर्वी का हम लोग स्पेलिंग लिखे तो ऐसे हो जाता है ना, ठीक है, CUR ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो आई एम सॉरी, इस कर्वी को ऐसे याद रख लेना, एक रतौंधी है, ठीक है। अगले की ओर चलते हैं। निम्न में से खनिज की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ये कैल्शियम है, किस खनिज की कमी से, मिनरल।
ठीक है। और वहीं पे आपको विटामिन बोले, विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स रोग होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैंने खनिज बोला, कैल्शियम, विटामिन डी भी बोला और सारे हैं, लेकिन ये दोनों जो है बहुत है ना पूछे जाते हैं आपको। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हर किसी को पता होगा। एटीपी का फुल फॉर्म याद रख लेना। तो 3-4 चीज़ मैंने रोग बताया ना आपको, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी और आपका ये क्या हो जाएगा, रिकेट्स, है ना। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये पूछा जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको आपको ध्यान में रखनी है। दांत का कौन सा प्रकार खाली स्थान या फिर काटने में सहायता करता है? दांत का कौन सा प्रकार काटने में सहायता करता है? दांत अपने पास आते हैं भाई, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये जो आपका इंसाइजर्स आप देख रहे हो ये काटने के लिए काम आता है। और वहीं पे केनाइन की हम लोग बात करें तो चीरने फाड़ने तो साइड में आप देखते हो ना, ठीक है, चीर फाड़ करने के लिए उसका काम आता है। फिर प्रीमोलर आता है, फिर मोलर आता है उसके पीछे, है ना। तो ठीक है, प्रीमोलर और मोलर आता है, तो ये पीसने के लिए काम आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। असत्य कथन की पहचान करने बहुत अहम भी चीज़ें यहाँ पे डली हुई हैं। ये तीनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए ऊपर के, और लास्ट का मैं ऑप्शन बताऊंगा ही, आंसर बताऊंगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक, कौन सी होती है? यकृत होती है, लीवर। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो इसके लिए 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक जीवन की मूलभूत इकाई, एक संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई, सबका आंसर क्या हो जाएगा? और सबसे छोटी इकाई शरीर के लिए। इसका सही आंसर है ना, ये दोनों तो सही है, मतलब असत्य हमें चुनना है। WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। वहीं पे एक RBC होता है, आपको RBC पता है, रेड ब्लड सेल, तो एक RBC भी है, ठीक है। उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि RBC वो जो है O2 को, यानी कि ऑक्सीजन को, हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। उसके बारे में आपको ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद WBC है, इसका काम एंटीबॉडी निर्माण करना है। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। मानव हृदय का वजन, ठीक है, 100 से 200 ग्राम होता है, ऐसे लिखा है, ठीक है। ये इसका गलत चीज़ है और आपको गलत ही पहचानना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट का ही हो जाएगा। तो ये 250 से आपको याद रखना है, ठीक है, 250 से 350 ग्राम आसपास ये होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कौन सी धमनियाँ, इसको याद रखना है, इसको बस एक चीज़ काट लेना, सीधा लिख लेना, धमनियाँ खालिस्तान रक्त का प्रवाहन करती है। तो अपने पास धमनी और सीरा होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो धमनियाँ होती हैं और सीरा होती हैं, दोनों में बस एक चीज़ अंतर है कि दोनों जो शुद्ध अशुद्ध रक्त को बहाते हैं, ठीक, बहाते हैं मतलब परिवहन करते हैं। तो आपका जो धमनियाँ हैं ये शुद्ध रक्त मतलब O2 के साथ रहती है, ठीक है। जो O2 सहित है, जो ब्लड है, उसको हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है। इसका परिवहन जो है धमनी करती है, ठीक है। और वहीं पे अशुद्ध रक्त है, जहाँ पे O2 विहीन है, ठीक है, जहाँ पे O2 नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसका परिवहन सीरा करती है। तो दोनों में यही मेजर अंतर है। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है, ठीक, इसका तो सही आंसर मैं बता देता हूँ, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है धमनी। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, नोट करके लिखना है, यहाँ पे लिख लो, एक ऐसी धमनी भी है, ठीक है, जो कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। उस धमनी का नाम फुफ्फुस धमनी है, नाम लिख लो, फुफ्फुस है अक्षर में, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, वो क्या अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। उसी प्रकार हमने कहा सिरा, जितनी भी सिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लेकिन ऐसी एक सिरा और भी है जो शुद्ध रक्त को है ना परिवहन करती है, उसका नाम भी फुफ्फुस सिरा है, ठीक। तो दोनों को आपको लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना। तो फुफ्फुस से याद आ जाएगा, जो भी पूछे फुफ्फुस तो है ही, ये नाम तो एक ही है। हृदय एक बार में लगभग कितना रक्त पंप करती है? 70 ml है। मुझे कमेंट करके बताना तो 1 मिनट में हृदय कितनी, है ना, मिलीलीटर जो है आपका पंप करने वाली है रक्त, ठीक है। कमेंट करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने बार धड़कती है, दिल कितने बार धड़कती है, तो वो है ना 72 बार, तो 70, ठीक है, उसको आप जो है 72 से क्या करेंगे, ठीक, गुना करके मेरे को भेज दो, ठीक। तो अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, असत्य कथन की पहचान करें। हृदय की धड़कन का परीक्षण, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको आपको ध्यान में रखना है। परीक्षण होता है जो कि हृदय की गतिविधि को ये, ठीक है, आपको याद रखना है, उसकी जाँच करता है, परीक्षण करता है। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या 206 होती है, कई बार आपने सुना है 206 हड्डी होती है। मुझे बताओ नवजात शिशु में कितनी होती है, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। तो नवजात शिशु में आपको ध्यान रखना 300 हड्डी होती है, ठीक है। नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है, जो ज़्यादा वयस्क होते होते 206 है ना, 206 बच जाती है। मानव की सबसे लंबी हड्डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बीच में दब रहा है आपका, ये तो भूलना ही नहीं है, क्या, फीमर है, ठीक। इसको आपको ध्यान रखना, मानव की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। नवजात शिशु में 300 होती है, क्या, हड्डियों की संख्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्न में से सही क्रम क्या है देखेंगे भैया। सबसे पहले आपके पास सेल बनता है, एक सेल बन गया, सेल के आगे जाएंगे तो है ना, अब ये है ना टिश्यू बनता है, कुछ इस प्रकार से टिश्यू बनेगा वो,
मतलब ऊतक बनेगा, ऊतक से आपके ऑर्गन बनेंगे। मैं आपका हार्ट बना देता हूँ, है ना, ये बना नहीं लेकिन ये आपका हार्ट बनेगा, मतलब अंग बन रहा है, हार्ट में बना दूँ एक, है ना, अंग बन जा रहा है। सबसे पहले सेल बनता है, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, उससे फिर अंग बनते हैं, फिर तंत्र बनता है, फिर ये आप बन जाते हो, ठीक है, ये बन जाते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में चलता हूँ, जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? ऊतक है, कोशिका है, शरीर है, तंत्र है? इसको कमेंट करो भी, जस्ट कमेंट करेंगे। आप कितने ही बार बताया हूँ, इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे। कोशिका की खोजकर्ता कौन है? कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। कौन? रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है। आगे चल मैं बताऊंगा थियोफ्रेस्टस के बारे में, जो कि बॉटनी के फादर होते हैं वो, अरस्तु, एरिस्टोटल जो कि बायोलॉजिक होते हैं, ठीक है। आगे मैंने एक पेज रखा है इसके लिए। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलॉजी कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा, सेंट्रोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक। हिंदी में टाइपिंग थोड़ा सा अलग हो गया होगा, इसको देख लेना, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया? देखो मैं इसको एक सेल बनाता हूँ, ये आपका सेल है, तो इसमें एक केंद्रक होता है, याद रखना, ध्यान से याद रखना। तो ये दोनों में अलग अलग जो है द्रव्य होते हैं। चलो ठीक है कि एक ये आपका क्या हो गया? केंद्रक का द्रव्य हो, मतलब ना, है ना, कोशिका का द्रव्य हो गया। जो आप डब्बा देख रहे हो कोशिका का द्रव्य है, उसके अंतर्गत जो मैं केंद्रक गोल बनाया हूँ उसके अंदर भी आपका जो द्रव्य दिख रहा है। तो जो कोशिका के अंदर का द्रव्य, इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, ठीक है, आपको पता है सेल कहते हैं। तो इसके अंदर का द्रव्य क्या कहलाता है? ठीक है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसी प्रकार एक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर का द्रव्य क्या कहलाता है? केंद्रक क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उसके बाद यहाँ का मैं बोल रहा हूँ है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलके आपको ध्यान में रखना है प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा ऊपर से, है ना, हो सकता है, बट आप इतना याद रखो, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका में केंद्रक की खोज की है, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म, आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म आए ना आए, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट में चलता हूँ, असत कथन कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसमें ध्यान से सुन लेना, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मादा युग्मक है, जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन है? वो नर युग्मक है, जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका मादा युग्मक नहीं है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आपको गलत चुनना था, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत लोग जो है समझते नहीं है। पिछले बार इतने क्वेश्चंस, इतने कमेंट्स आए, मैंने बोल दिया था असत्य कथन पहचाना, और लास्ट में लिख दिया था कि चेन्नई सुपर किंग इस बार आईपीएल जीता है, तो मैंने तो गलत ही चुनने बोला है, ठीक है। तो वहाँ बोल रहे सर आईपीएल तो जीता अपना आरसीबी है, आप कैसे सीएसके बोल रहे, थोड़ा सुधार करो। मैं बोला भैया आपसे गलत ही पूछा था, इसलिए तो मैंने सीएसके डाला है वहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका हम लोग देखें, ठीक है, आपको याद रखना है तंत्रिका सेल है, वो तंत्रिका सेल या फिर तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन, इसकी बात आप करेंगे, ठीक बात रहेगा। तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? देखो ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, और ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी बड़ी में हो गया। और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अभी बताया मादा युग्मक, जिसको हम लोग अंडाणु कह रहे हैं, उसको अंडाणु लिख लेना साइड में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले वो। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक है, जिसे हम लोग शुक्राणु कह रहे हैं, ठीक। और मनुष्य की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन है, फिर तंत्रिका सेल हम लोग कह रहे हैं, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा एक जीव है, ये बहुत बार पूछता है, एक कोशिकीय जीव है, इसका आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सेल में ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। मैं 3 फैक्ट्स रखा हूँ। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है, तो इसको आप, ठीक है, PR से याद रख लेना, ठीक है। फिर मैं तो पढ़ाई कर दिया था इसको मैं, है ना तो प्रोटीन राइबोसोम है। आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 3 फैक्ट्स आपको ध्यान में रखनी है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, ऐसे बोले तो 23 आंसर आता है, क्योंकि 23 जोड़ी में मानव के पास जो गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन टोटल संख्या पूछा है तो 46 हो जाएगा, 23 × 2 = 46, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। DNA का फुल फॉर्म क्या होगा? DNA का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वायरस से होने वाली बीमारी, अब मैं बीमारी बताता हूँ आपको, 4-5 बीमारी तो पहले बता दी, जो कि विटामिन या फिर विटामिन से संबंधित बीमारियाँ थी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है वायरस से, जीवाणु से और प्रोटोजोआ, 3 चीज़ बताऊँगा मैं, हालांकि और होते हैं, उधर कवक भी है, ठीक है। तो आपको वायरस से देखना है, और एक है ना जीवाणु से देखना है,
ठीक है, जो कि बैक्टीरिया। उसके बाद एक आपको, ठीक है, प्रोटोजोआ से देखना है। तो ये 3 चीज़ का मैं बताता हूँ जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे ध्यान से देंगे ऐसे याद हो जाएगा। देखो, रेखा को कोरोना हुआ, एक ट्रिक मैं बोलता हूँ आपको, चलो ठीक। रेखा को क्या हुआ? कोरोना। देखो, रेखा रे से रेबीज, खा खसरा, कोरोना, कोरोना हो गया, ठीक है। तो ये वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम है। क्या? रेखा को कोरोना हुआ है, 3 बीमारी मैंने रखा है बस। तो यहाँ से शामिल नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा है? वायरस से बीमारी होने वाला में शामिल नहीं है, कौन सी इसमें से नहीं है? तो मैं भी कहा रेखा को कोरोना हुआ, तो वो तो वायरस होने वाली बीमारी हो गई, तो कौन सी नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर लास्ट ऑप्शन देखो, जो कि न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया वायरस से नहीं होता है, फिर कह रहा हूँ। तो ये किससे होता है? तो ये जीवाणु से होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ याद करते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो मलेरिया है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, ठीक है, न्यूमोनिया। ठीक है, मेरे को हिंदी में थोड़ा सा नहीं जमता है, इसको थोड़ा सा आप, ठीक है, इसको देख लो। चलो, ये न्यूमोनिया है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूमोनिया है। ठीक है, आपका फ्लेग है, प्लेग है आपका, ठीक है, और आपका टिटनस है, ठीक, टिटनस है। एक डिप्थीरिया भी आता है, डिप्थीरिया, उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये न्यू पंडित नहीं बन रहा है, एक देखो, न्यू पंडित है, कर लो, न्यू पंडित है, देख, न्यू पंडित है, न्यू से, ठीक है, न्यूमोनिया, पंडित, पा से फ्लेग, ठीक है, डी से डिप्थीरिया, हमने पंडित कहा ता, तो वो तपेदिक भी एक है, और टी भी है, तो टिटनेस भी है। किससे हम लोग बात कर रहे हैं? जीवाणु से बात कर रहे हैं, याद रखना, प्रोटोजोआ मत लिखना। और है से हैजा, तो न्यू पंडित है, न्यूमोनिया पंडित है ना, पा से फ्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, ता से तपेदिक हो जाएगा, फिर टिटनेस भी हो जाएगा, समझ रहे हो, है से हैजा हो जाएगा। एक किससे संबंधित बीमारी है? जीवाणु से संबंधित बीमारी है, फिर कह रहा हूँ उसको लिख लो, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, जो बताया उसको लिखो, जीवाणु संबंधित बीमारी है। तो इस क्वेश्चन में आ जाओ सॉरी, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो अब इसका सही आंसर मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया को मैंने नहीं कहा, नहीं विषाणु कहा मैंने आपको, नहीं मैंने जीवाणु कहा है। ठीक है, इसका सही आंसर मलेरिया। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। आगे जाऊँ, जीवाणु की खोज किसने की थी? लियोनहॉक, आपको याद रखना है, जीवाणु की खोज लियोनहॉक करते हैं, और इवानोव्स्की ये विषाणु की खोज करते हैं, जो कि वायरस है। इसको लिख लो, विषाणु की खोज इवानोव्स्की के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। आपको समझ तो आ रहा है ना? बहुत आसान लगेगी, बस आराम से चीज़ों को देखो, आपको तो बायो पढ़ने का मन करेगा। निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं। फॉलिक अम्ल के लिए याद रखना, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी जब काटती है उसके डंक में, है ना, जो काटने वाली डंक रहती है, वहाँ पे जो है क्या पाया जाता है? ठीक है, फॉलिक एसिड। विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए क्वेश्चन तो यही पूछता मैं, यदि आपके लिए क्वेश्चन बनाता, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 इसका वो हो जाएगा रसायन। कपड़ा धोने के साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एक बार नहीं याद करेंगे चल जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, जहाँ पे हम लोग, है ना, नहाने का साबुन बनाएंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान में एक बार रख लेना, नहीं पढ़ेंगे फिर भी चलेगा, वो चीज़ नहीं पूछना चाहिए। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5 होता है। इस प्रकार हल्का क्षारीय होता है, रक्त का प्रकृति हल्का क्षारीय होता है। 1 2 3 चीज़ के याद कर लेना, सर्च कर लेना, दूध का पीएच मान, है ना, वाटर में देख लेना, कुछ चीज़ों का आपको देख लेनी है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक से फिर याद करेंगे, जे थॉमसन, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, अगले पेज में चलता हूँ, यहाँ पर मैंने फिर लिख के रखा है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज को आपको ना अर्नेस्ट रदरफोर्ड लिखना है, ये लिख लो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हालांकि गोल्डस्टीन भी जुड़ते हैं, बट अर्नेस्ट रदरफोर्ड है ना आंसर लिया जाता है। किसके खोज में? प्रोटॉन के खोज में। और न्यूट्रॉन के खोज में आपको चैडविक। ठीक है, ट्रिक क्या हो सकता है? ट्रिक हो सकता है ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर, ठीक है, नाच, ईंट पर नाच, ये आपका ट्रिक हो सकता है। कैसे हो सकता है? ई से इलेक्ट्रॉन, टी, ठीक है, थॉमसन आ जाएगा, टी मतलब TH लिखेंगे, थॉमसन हो जाएगा। पर नाच, तो पा प्रोटॉन, ठीक है, रा रदरफोर्ड, समझ में आ रहा है? ठीक है, नाच, ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, चा से क्या हो जाएगा? चैडविक। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज ईट से आपको याद रखना है, ईट। ठीक है, तो ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमस। आपको प्रोटॉन की खोज पर से याद रखना है। ठीक है, पर का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, और फिर आपका रदरफोर्ड। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, इसको नाच से आपको याद रखना है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तल, अवतल,
या फिर उत्तल अवतल दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अवतल हो जाएगा। ठीक है, टाइम रेफरेंस बहुत अच्छे से बताता, आपको इमेज बना बना के बताता, लेकिन आप सीधा फैक्ट्स याद रखो। तो दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और साथ में यहाँ पे दो चीज़ और याद रख लेना। ठीक है, ये पूछा जाता है, एक सेविंग हेतु तो सेविंग करते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूंछ बनाते हैं, उसके लिए जो दर्पण होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। आप सजते धजते हो तो श्रृंगार दर्पण जो होता है, श्रृंगार करने के लिए दर्पण होता है, वो भी अवतल दर्पण होता है। सही बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण होता है, अब बताएंगे। तो स्ट्रीट लाइट में इस बार हो जाएगा उत्तल, इस आंसर में उत्तल इसका आंसर आपको लेना है। तो अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, एक साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर, बस दृश्य देखने के लिए, ठीक, साइड मिरर, इसमें भी जो है उत्तल, ठीक है, दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग थोड़ा लेंस में देख लेते हैं। जो पूछा जाता है फ़ोन कैमरा में कौन सा लेंस पाया जाता है, मतलब कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। तो फ़ोन कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका, उत्तल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें दो चीज़ें और देखना है, जो दूरदृष्टि दोष वाला है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और मानव नेत्र, इसमें अब आप देखेंगे, ठीक है, तो उत्तल लेंस, ठीक है, इससे संबंधित है। टॉर्च फ्लैश लाइट में कौन सा लेंस होता है, टॉर्च में, फ्लैश लाइट में, ठीक है, इसमें कौन सा लेंस आपके पास पाया जाता है। इसमें आपको अवतल याद रखना है और इसमें निकट दृष्टि दोष को एक बार और आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आपके पास लास्ट पेज में चलता हूँ, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से संबंधित है और कुछ एमपी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाला है। बायोलॉजी के पिता आपको बोले और जियोलॉजी के पिता बोले, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा तो मेरी आवाज़ सुन के लिख लेना। ठीक है, वो बायोलॉजी के पिता और जियोलॉजी के पिता अरस्तु है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है। बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को आपको ध्यान में रखना है। माइक्रोबायोलॉजी के पिता एंटोनी वॉन लियोनहॉक को याद रखना है आपको। वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन जितना मैंने क्वेश्चंस कराया उसको पहले याद रख लेना। ठीक है, और इसमें मैं फादर में बोलूँगा दो चीज़ें, बायोलॉजी के, जियोलॉजी के और बॉटनी के, ये दो चीज़ आपको पूछ सकते हैं। ऊपर का जो दो दिख रहा है उसको, उस बाद नीचे का जो दो है माइक्रोबायोलॉजी का और वर्गीकी का, एक बार भले आप स्किप कर सकते हो, जहाँ पे 1-2 नंबर ही पूछना है। ठीक है, एक बार स्किप कर लेना। ठीक बात है। विटामिन के रक्त जमने का कारण होता है, ये पूछा जाता है। विटामिन के कौन सा है ना विटामिन है जो रक्त जमने या फिर थक्का जमाव के लिए जो कारण होता है, ठीक है, वो विटामिन के है। इंजाइम प्रोटीन होते हैं, जितने भी इंजाइम्स होते हैं प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक इंजाइम प्रोटीन नहीं होता, उसका नाम है राइबोसोम। ठीक, अब देखेंगे तो अनुवांशिकता का जनक मेंडल है। सर्वाधिक मात्रा में है ना जो प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन, इसको मैंने बता दिया। शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। ठीक है, तो सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इनेमल क्या है, देखो जो दांत का ये आपका दांत है, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये आपका एक रूट हो जाता है, नीचे का रूट हो जाता है, बीच का नेक हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग हेड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो भैया है ना अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनेमल होता है ऐसा कुछ। ठीक है, सबसे कठोर भाग जो कि चमक प्रदान करता है आपके दांत को। ठीक, ये आपको याद में रखना है, बस तो हो गया। मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग आपको याद रखना है, जो कि सेरिब्रम है। ठीक है, या फिर सेरेब्रम है, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बस हो गया मेरे ख्याल से। इतने एमपी चीज़ें, बहुत एमपी चीज़ें हैं, 1, 2, 3 क्वेश्चन जहाँ पे पूछना है ना, उसके लिए जो है इतना पर्याप्त होने चाहिए, जिसको मैंने है ना फिजिक्स की कुछ चीज़ें डाल दी, रसायन का डाल दी। इसका अब हम लोग पीडीएफ की बात करते हैं। इसका पीडीएफ आपको ना, अगर नए हैं तो आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल हम लोग को वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, उसका पीडीएफ तो वहाँ है ना आ जाइएगा और वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर देना, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत टाइम तक मेहनत, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन क्या ला सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो एक बार लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि भाई आपके लिए हेल्पफुल है ना ये चीज़ें हो रही हैं। अगले अब 2 घंटे में आपके पास एक वीडियो आने वाली, बहुत मैराथन वीडियो, बहुत मतलब महामैराथन वीडियो। ठीक है, जो आपका सीजी मतलब इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों वहाँ पे कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो अगले 2 घंटे में 12:30 या फिर 1:30 मतलब 1:30 बजे तक वो डल जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।